हेलो एवरीवन। आप सबका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से जुड़िए। स्क्रीन पे देख के बताइए, आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है? ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें तीन चीजें जेनेटिक्स से रिलेटेड लिखी गई हैं। एक है प्लियोट्रोपिज्म, दूसरा है सूडो एलील्स और तीसरा है मल्टीपल एलील्स। ये मल्टीपल एलील्स का कल क्लास हमने ले रखा है। आज मैं इन दोनों चीजों को समझा दूंगा कि प्लियोट्रोपिज्म क्या है और सूडो एलील्स क्या है। हमारी बात को ध्यान से सुने और स्क्रीन पे अवश्य देखें। ये देखिए, सामान्य जेनेटिक्स का नियम है, वन कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए वन जीन होता है। और ऐसी ही चीज लागू होती है, जैसा कि हम कल बताए थे, मेंडलिज्म। दूसरी सिचुएशन है, कैरेक्टर की संख्या बढ़ाते हैं, मेनी कैरेक्टर्स हो और जीन एक ही रखें, वन जीन करते हैं। यदि ऐसी सिचुएशन होगी, इसको हम लोग, जब एक ही जीन एक से अधिक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में प्रभाव डालने लगे, तो इस सिचुएशन में जीन को हम लोग प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। और इसी के इनहेरिटेंस की पढ़ाई करना प्लियोट्रोपिज्म है। तीसरी सिचुएशन है, कैरेक्टर वन रहे लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला जीन मेनी हो जाए। मेनी जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें। और इस सिचुएशन को हम लोग, ऐसे जीन को हम लोग पॉलीजीन्स कहते हैं। और इसके द्वारा होने वाला इनहेरिटेंस जो होता है, उसको हम लोग पॉलीजेनिक कहते हैं। ये याद रखें। एक हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक हो गया प्लियोट्रोपिक जीन और प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस, और एक था जो आप पहले पढ़ चुके हैं, मेंडलिज्म। ये वाली पढ़ाई आप कर चुके हैं। मेंडल की जब भी पढ़ाई कर दे, तो आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन जिम्मेदार, या एक जीन मेंडलिज्म की पढ़ाई में एक ही गुण के ट्रांसफर को प्रभावित करेगा। जब हम प्लियोट्रोपिक जीन पढ़ने आते हैं या प्लियोट्रोपिज्म पढ़ने आते हैं, तो यहाँ ये याद रखना है हमको कि जीन तो एक ही रह जाएगा, लेकिन वह इनहेरिटेंस में एक ही कैरेक्टर के फिनोटाइप को प्रभावित नहीं करेगा, कई कैरेक्टर के फिनोटाइप को प्रभावित करेगा, मोर देन वन। और जब ये सिचुएशन हो, तो उसको हम लोग प्लियोट्रोपिक जीन और उसके इनहेरिटेंस की पढ़ाई को हम लोग प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। तीसरी और अंतिम सिचुएशन है, आपको कैरेक्टर एक है
लेकिन उसके इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस करने वाले जिम्मेदार जीन की संख्या एक से अधिक है। यानी अकेला जीन उस कैरेक्टर का कंप्लीट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं कर सकता, उसके समस्त गुण को एक साथ प्रदर्शित नहीं कर सकता। एक से अधिक जीनों की आवश्यकता होगी। जितने जीन उसमें डोमिनेंट फॉर्म में होंगे उतने परसेंटेज में उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा। ऐसे जीन को पॉलीजीन और इनके इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। आप लोग हमको ये बात बताइए कि ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिचुएशन, कैरेक्टर का फैक्टर से रिलेशनशिप, फैक्टर मींस जीन, कैरेक्टर वन फैक्टर जो रिलेशनशिप है वो मेंडलिज्म में ही लागू होता है और कहीं लागू नहीं होता। तो ये बातें आपको समझ में आई, कब पॉलीजीन बोलना है, कब प्लियोट्रोपिक जीन बोलना है। और जो मेंडलिज्म है, इसमें एक कैरेक्टर और एक जीन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोजेनिक, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडलिज्म कैसा इनहेरिटेंस है बेटा? मोनोजेनिक है। एक जीन एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस करे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो जल्दी बताओ, सभी लोग बताएंगे। गौतम, बिमला, शैलेंद्र और 99914908, बताओ अपना। बोलिए बेटा। ठीक, ये कोई है, इनके टाइमिंग में 5:44 दिखा रहा है, जबकि हम लोग 8 बजे से आगे पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको हमको बेसिक आइडिया देना था कि किस सिचुएशन में क्या बोलना है और इसकी समझ कैसे बनानी है। अब हम टॉपिक पे आते हैं, प्लियोट्रोपिज्म। देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है, और इसके साथ साथ हम आपको समझा भी देंगे। लिखा है, द टर्म प्लियोट्रोपी was coined in 1910 by Fest Rift। इसीलिए टाइमिंग अलग रहता है। सर मैं कुवैत में हूँ। अरे वाह, बड़ा दूर हो बेटा, भला हो इस इंटरनेट का, अदरवाइज आप हमसे कैसे मिलते। हम्म, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हमें समझ में आ गया कि आपकी टाइमिंग इस देश की ही नहीं है। देखो, ये लिखा है कि जो प्लियोट्रोपिक टर्म है, इसको 1910 में फेस्ट, FEST, फेस्ट श्रिफ्ट, SCHRIFT, फेस्ट श्रिफ्ट ने प्रपोज किया। ठीक, ये जो पीरियोट्रोपिक टर्म है, ये प्ली ऑन से बना है, जिसका मतलब होता है मोर यानी मेनी, और ट्रोपोज से बना है, ट्रोपोज का मतलब कैरेक्टर। यानी ये ऐसा जिन होगा जो मेनी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस करेगा। ये टर्म से भी पता चल रहा है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, प्लियोट्रोपी refers to expression of multiple trait by a single gene। हम बताए ना, वन जीन और रिलेशनशिप कैसा, मेनी कैरेक्टर, कैरेक्टर में ना ट्रेट्स, ट्रेट को कैरेक्टर बोलते हैं। एक जीन जब अधिक, एक से अधिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे तो सिचुएशन नहीं होती थी। यही लिखा है यहाँ पे कि जो प्लियोट्रोपी है, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल ट्रेट्स, यानी गुण, बाई ए सिंगल जीन, एक जीन के द्वारा अनेक गुणों का एक्सप्रेशन। अगला टर्म क्या पॉइंट लिखा है, दीज एक्सप्रेस ट्रेट्स मे और मे नॉट बी रिलेटेड। ये भी एक बात बता रहे हैं, ये जो गुण हैं वो जरूरी नहीं कि आपस में संबंधित,
ये रिलेटेड भी हो सकते हैं और अनरिलेटेड भी हो सकते हैं, संबंधित भी और बिना संबंध वाले भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। प्लियोट्रोपी वाज फर्स्ट नोटिस, पहले किसने नोटिस किया? एक जेनेटिस्ट के द्वारा, और वह आदमी मेंडल ही थे, हु इज नोन फॉर हिज फेमस स्टडी विथ पी प्लांट। ऐसा इन्होंने नोटिस किया। Mendel noticed that the plant flower color, white and purple, was always related to the color of leaf axil. Area on the plant axil क्या है? Area on the plant stem consisting of the angle between leaf and upper part. अरे ऐसे समझो बेटा, ये जो लीफ का लगना होता है स्टेम पे, तो ये पोर्शन हम एक्सिल कहते हैं। ठीक। The study of pleiotropic gene is important to genetics as it helps us to understand how certain traits are linked in genetic diseases. यानी एक जीन में प्रॉब्लम होती है तो कई गुण प्रभावित हो जाते हैं, ये मूल बात है। अभी एग्जाम्पल से क्लियर होने वाली चीजें हैं। ये देखिए बेटा, एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पे ये वाला जो एरिया बनाया गया है, जो हम पेन से टच कर रहे हैं, ये सिंगल जीन है, एक जीन है। प्लियोट्रोपी हुआ तो क्या हुआ? कितने ट्रेट प्रभावित होंगे? मल्टीपल। अब देखिए आप, ट्रेट ए, ट्रेट बी एंड ट्रेट सी, जिनको अलग अलग कलर से बताया जा रहा है, लेकिन इनको प्रभावित करने वाले जीन की संख्या सदैव एक होगी। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा जीन बोलेंगे? प्लियोट्रोपी। और इसके इनहेरिटेंस को पढ़ना प्लियोट्रोपिज्म। ठीक। आगे देखिए, प्लियोट्रोपी कैन बी स्पोकन ऑफ इन वेरियस फॉर्म। कई रूपों में इसको हम बोल सकते हैं, कई ढंग से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कई प्रकार के एक्सप्रेशन सामने लिखे हुए हैं। एक को बोल रहे हैं हम लोग जीन प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी टर्म को हम कई ढंग से बोल सकते हैं। अब जीन प्लियोट्रोपी का मतलब है नंबर ऑफ ट्रेट एंड बायोकेमिकल फैक्टर्स, फैक्टर मतलब जीन, इंपैक्टेड बाय ये जीन। दूसरा क्या लिखा है? डेवलपमेंटल प्लियोट्रोपी इज फोकस्ड ऑन म्यूटेशन एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन मल्टीपल ट्रेट। तीसरे नंबर पे क्या है? सिलेक्शनल प्लियोट्रोपी फोकस्ड ऑन नंबर ऑफ सेपरेट फिटनेस कंपोनेंट्स अफेक्टेड बाय ए जीन म्यूटेशन। एक जीन म्यूटेशन से अनेक सेपरेट फिटनेस कंपोनेंट्स प्रभावित हों। और चौथा, एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रोपिक ऑन प्रिवेलेंस ऑफ जीन म्यूटेशन that have advantage early in life and disadvantage later in the life। इस तरह से जीन का म्यूटेशन जिसका जीवन के शुरुआत में फायदा हो, लेकिन जीवन के बाद, जीवन में बाद के क्षण में नुकसान, ऐसे भी प्लियोट्रोपिक टर्म लाए गए। इनको हम लोग एंटागोनिस्टिक। अब एग्जाम्पल्स, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहला एग्जाम्पल है सिकल सेल डिजीज, ये एग्जाम्पल नंबर 1A। हम आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताए थे, लीथल इफेक्ट दिखाता था। अभी देखिए वो लीथल इफेक्ट दिखा रहा, प्लियोट्रोपिक हो गया। हम आपको कल ब्लड ग्रुप के बारे में, मल्टीपल एलिज्म के बारे में बताए थे, वो भी उसका एग्जाम्पल है। ए बी ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस का भी वो एग्जाम्पल है। देखिए कितने चीजों का एग्जाम्पल ह्यूमन का ब्लड ग्रुप बन रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ सकते हैं। ये सिकल सेल डिसऑर्डर क्या है? रिजल्ट्स फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मली शेप्ड रेड ब्लड सेल्स। सामान्य जो सेल होती है उसकी एबनॉर्मल शेप होने के कारण यह डिजीज डेवलप होता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैव बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप, contain enormous amount of protein called hemoglobin। ये आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन का दिखाया गया है। ये बाइकॉन्केव कॉन्केव है, इसमें ढेर सारी प्रोटीन होती है, डिस्क लाइक होता है, और ये कट करके उसका पोर्शन दिखाया गया है जहां कर्सर चला रहा है।
अब ये एबनॉर्मल हो गया, तो ये देखिए ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, हंसिया के आकार का हो गया। और इसी हंसिया को हम लोग सिकल सेल जो है, सिकल यानी हंसिया के आकार का हो जाए तो इसका नाम हो गया सिकल सेल। अब जब सिकल सेल होगा तो ये वेन्स में इसको मूवमेंट करने में, देखिए यहाँ वेन से जा रहा है तो ये ब्लॉक कर देगा, और जब ब्लॉक करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। और यदि वो वाइटल ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, तो वह पोर्शन डेथ हो जाएगा। इनके डेथ होते ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। जो भी बियरर होगा इसका, उसकी जान चली जाएगी। बियरर का मतलब धारण करने वाला। अब यहाँ लिखा है नॉर्मल रेड ब्लड, जो आपको हम समझा रहे थे। सिकल सेल होगा तो क्या होगा? सिकल सेल इज रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। ये नॉर्मल से सिकल सेल क्यों हुआ बेटा? म्यूटेशन की वजह से। यानी ये जो प्लियोट्रोपिक जीन बने हैं, जिसमें जीन तो एक है लेकिन इन्फ्लुएंस अनेक है, तो वह अलग अलग बार म्यूटेशन के कारण हुआ होगा। द बीटा ग्लोबुलिन जीन म्यूटेशन किसमें हुआ? बीटा ग्लोबिन जीन। अल्फा बीटा दो जीन होते हैं उसमें, उसमें जो बीटा वाला हो उसमें हुआ। दिस म्यूटेशन रिजल्ट्स इन रेड ब्लड सेल्स दैट आर सिकल सेप्ड। म्यूटेशन होने के चलते परिणाम स्वरूप वह डिस्क सेप से सिकल सेप को हो जाएगा, which causes them to clump together। clump together मतलब आपस में वो उलझ जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे, और become stuck in blood vessels। और वो ब्लड ब्लड वेसल्स में एक जगह रुक जाएंगे। रुक जाएंगे तो ब्लड का ट्रांसफर, आना जाना संभव नहीं होगा, और ब्लॉकिंग द नॉर्मल ब्लड फ्लो। जब वो उलझ के ब्लॉक कर जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, तो सामान्य जो ब्लड का फ्लो यानी बहाव है वह बाधित हो जाएगा। ऐसा। द सिंगल म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन रिजल्ट्स इन वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। कई कॉम्प्लिकेशन खड़ा करता है। कॉजेस क्या क्या करेगा? डैमेज टू मल्टीपल ऑर्गन इंक्लूडिंग हार्ट, ब्रेन, लंग। जैसा आपको समझा रहे थे कि वो जिस वाइटल ऑर्गन में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, वहां पे इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। डायग्राम में देखते हैं क्या बना है। डायग्राम में यहाँ लिखा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऐसा था, ये नॉर्मल है और ये फ्लो करके जा रहा है। यहाँ लिखा है सिकल सेप्ट हीमोग्लोबिन, ये सिकल सेप्ट है। फॉर्म्स लॉन्ग इनफ्लेक्सिबल चेन्स, ये इनफ्लेक्सिबल चेल बनाएंगे और यहाँ आके क्या हो गए? ब्लॉक कर जाएंगे वेन्स को। यहाँ लिखा है सिकल सिकल सेप्ट रेड ब्लड सेल्स आर स्टिफ एंड एंगुलर। उनमें कोण होगा, झुकाव होगा, एंगल होगा, कॉजिंग देम टू बिकम स्टक इन स्मॉल कैपिलरीज। जो पतली कैपिलरी है वहां पे इनको उलझ कर रुक जाने का चांसेस है। जबकि जो डिस्क लाइक होंगे वह अपने आप आसानी से स्क्वीज थ्रू स्मॉल कैपिलरी, स्मॉल से स्मॉल कैपिलरीज में भी वह आसानी से बहाव के साथ चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ और बता देते हैं। ड्रोसोफिला में, जो ड्रोसोफिला आपने सुना होगा, उसको हम लोग फ्लाई बोलते हैं। कौन सी फ्लाई? फ्रूट फ्लाई। उसमें भी प्लियोट्रोपिक पाया जाता है। यानी हम कुछ एग्जाम्पल से लिख देते हैं। प्लियोट्रोपिज्म जहां जहां पाया जाता है। एक क्या था? इन ड्रोसोफिला a gene controls a single gene, a gene controls interrelationship interrelationship between, हम बी ऑब्लिक डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, इसको आप बिटवीन समझिएगा। बिटवीन मेटाबॉलिक पाथवे, between metabolic pathway that may contribute
that may contribute towards different phenotypes. कहने का मतलब यह है कि ड्रोसोफिला में एक जीन ऐसा है जो मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेशनशिप रखता है, और जब उस जीन में गड़बड़ी आएगी तो उस पाथवे के चलते कई फिनोटाइप यानी आंख से दिखने वाले कैरेक्टर प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा ड्रोसोफिला में पाया गया। दूसरा एक एग्जाम्पल बताते हैं। इन हाउस रैट, जो घर में पाए जाने वाले चूहे होते हैं, ए जीन फॉर डॉर्फनेस, a gene for dwarfness also controls development of eosinophilus cells of pituitary TUI होना चाहिए, pituitary TARY। सो इससे होना क्या है? सो सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स एज चेक्ड, यानी जो माउस पाया जाता है उसके लिए एक जीन जिम्मेदार है जो उसको छोटा बनाता है, बहुत छोटा, बोलते हैं ड्वार्फ। लेकिन वही जीन पिट्यूटरी ग्लैंड के इओसिनोफिलस सेल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अब वह जीन यदि प्रभावित हुआ तो डार्कनेस प्रभावित तो होती ही है, साथ में पिट्यूटरी को हम लोग शरीर का मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और उसके चलते ढेर सारे हार्मोन के सिक्रीशन का प्रभाव देखने को मिलता है। यदि हार्मोन के सिक्रीशन का प्रभाव हुआ तो आसान है आपके लिए समझना कि वह उस ऑर्गेनिज्म के अनेक फिनोटाइप को प्रभावित कर देगा। ठीक है। और एक एग्जाम्पल आप पहले पढ़ रखे हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो ह्यूमन का है, इट ऑल्सो सोज प्लियोट्रोपिक, यानी आपको प्लियोट्रोपिज्म पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए तीन एग्जाम्पल याद रखने, एक ड्रोसोफिला का, एक हाउस रेड का, एक ह्यूमन का। ह्यूमन वाला हम लोग की पढ़ाई में सर्वाधिक कॉमन है। अब आप लोग बताइए कि आपको प्लियोट्रोपिज्म के जो एग्जाम्पल समझाए जा रहे हैं थोड़ा बहुत भी समझ में आया या नहीं? बताओ बच्चा लोग, जो आपको प्लियोट्रोपिक के एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं ये आपको समझ में आया या नहीं? हम सभी से पूछ रहे हैं, जिसको जो प्रॉब्लम होगी बता सकता है, वैसे मैंने नोट्स के तौर पे लिख भी दिया है। आपको सिर्फ दो बात समझनी है। एक, कि प्लियोट्रोपिक जीन वो जीन होते हैं जो गिनती में खुद एक होते हैं लेकिन प्रभाव अनेक कैरेक्टर पे डालते हैं। दूसरी बात जो याद रखने की है एग्जाम के दिन के लिए, एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया एक, ड्रोसोफिला का जीन दो जो मेटाबॉलिक ढेर सारे पाथवे को इन्फ्लुएंस करता,
और तीसरा हाउस रेट में जो डॉर्फनेस के लिए जीन है वही पिट्यूटरी ग्लैंड में इयोसिनोफिलस सेल्स के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जूली ने लिखा बहुत अच्छे से समझ आया है। सरिता आर्य सर पीछे से जुड़े इसलिए कुछ कम समझ में आया। बिल्कुल कम समझ में नहीं आया, हमने बस दो बात बोली, दोनों बात को फिर से दूर आ रहे हैं। जो अभी भी जुड़े हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं। लिखा हुआ बिल्कुल ना समझ में आए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जो बोलूंगा एग्जाम तक याद रहेगा। मुझे मालूम है कि आप कैसे बोल रहे हैं, बहुत धक्का मार के बोल रहे हैं। जब जीन एक हो और वह इनहेरिटेंस में अनेक गुणों को प्रभावित करे तो जीन का नाम प्लियोट्रोपिक और इनहेरिटेंस का नाम प्लियोट्रोपिज्म। अब इससे ज्यादा भोजपुरी हम नहीं बोल सकते, न कोई सुन सकता है। दूसरा पॉइंट याद कर, किसको प्लियोट्रोपिक कहते हैं आपको याद हो गया। कोई पूछ बैठे कि प्लियोट्रोपिक जीन बनते ही कैसे, ये जीन जो है कई को कैसे प्रभावित कर जाता है। सामान्यतः तो एक गुण एक जीन ही होते हैं। आपका आंसर म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। कोई भी घटना जो जेनेटिक्स में घटी, इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब अचानक परिवर्तन। ऑल ऑफ सडन चेंज इन द जीनोटाइप दैट इन्फ्लुएंस द phenotype ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी जीव के ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप में अचानक परिवर्तन के चलते जो परिवर्तन दिखता है उसी को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरी बात, ये तो समझने की बात है किसको कहना था प्लियोट्रोपिक जीन या प्लियोट्रोपिज्म किसको कहना था। दूसरी बात थी कि इसके उदाहरण कहाँ मिले। एक इंसान में सिकल सेल एनीमिया, किस प्रोटीन में होगा म्यूटेशन, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन में। दूसरा उदाहरण किसमें था, ड्रोसोफिला में, जो कई मेटाबॉलिक पाथवे को प्रभावित कर रहा था जीन एक। और हाउस रेट में डॉर्फनेस से संबंधित जो जीन है वह पिट्यूटरी ग्लैंड में इयोसिनोफिलस सेल्स के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से ढेर सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे और कई कैरेक्टर प्रभावित हो जाएंगे। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना, इन्हीं के बारे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप पीछे से पढ़ रहे हो चाहे अभी ज्वाइन किए हो। हमें लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ ही जानी चाहिए। ठीक है, फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो एक बार आप लाइव वीडियो आपके ऐप पे रहेगा, उसको आप देख के समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज पढ़ने के लिए, जो आज का दूसरा पॉइंट है पढ़ने का। इसका नाम है सूडो एलील्स। सूडो एलील पढ़ें इसके पहले हमको क्या जानना चाहिए, एलील्स जानना चाहिए। एलील्स के लिए कल बहुत हम लेक्चर दिए थे आप लोगों को, फिर भी बता देते। एलील्स क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहां ध्यान देना है कि कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में एलील है, कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में एलील है, लेकिन कैपिटल टी कैपिटल आर या कैपिटल टी स्मॉल आर आपस में एलील नहीं है। एलील किससे उत्पन्न होंगे, सेम जीन से। अभी एक और बात बताएं जो कल ही पढ़े हैं, आई ए, आई बी और आई जीरो, ये भी एलील हैं, लेकिन इनकी संख्या दो से ज्यादा है। इसीलिए इनको हम कहां पढ़े थे, मल्टीपल एलेलिज्म में। कहां पढ़े थे बच्चा, मल्टीपल एलेलिज्म में। ठीक, अब हमको एलील का आइडिया हो गया। जीन के जो भिन्न रूप होते हैं उनको एलील कहते हैं। अब आएगा दूसरी बात कि सर जीन के जो वैकल्पिक रूप थे आए कैसे, होते हैं तो उनको एलील कहते हैं, ये हुए कैसे, विचार है दिमाग का, आ ही सकता है सर इसे हुए क्यों। आपका जवाब है, लिख देते हैं, एलील्स ओरिजिनेट ड्यू टू म्यूटेशन इन सेम जीन। सेम जीन में म्यूटेशन होने से एलील उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब कोई पहले ओरिजिनल होगा, फिर उससे दूसरा उत्पन्न हुआ। जो ओरिजिनल होता है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड, और जो बाद में उत्पन्न होगा किससे उत्पन्न होगा बेटा, म्यूटेशन से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
म्यूटेंट। वाइल्ड डोमिनेंट होता है, तो म्यूटेंट कैसा होगा? परिवर्तन होने के बाद डोमिनेंट तो रहेगा नहीं, परिवर्तन हो गया तो रिसेसिव। इसीलिए पढ़ाया जाता है, याद रखो, ध्यान से सुनो, इसीलिए पढ़ाया जाता है म्यूटेशंस आर मोस्टली रिसेसिव। सुनना है ना? अब जो वाइल्ड होगा, जिसको हम डोमिनेंट कहते हैं, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं या प्लस साइन से लिखते हैं। जो रिसेसिव होता है उसको हम माइनस साइन से लिखते हैं। समझ गए? वाइल्ड ही डोमिनेंट है, डोमिनेंट को ही हम कैपिटल लेटर या प्लस साइन से लिखते हैं। जो वाइल्ड नहीं वो म्यूटेंट है, जो म्यूटेंट है वो रिसेसिव है, उसको हम माइनस साइन से लिखते हैं जेनेटिक्स की पढ़ाई में। इतनी बातें एलील की आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। अब जब इतनी बात हो गई, तब हम लोग पढ़ लिए थे मल्टीपल एलील। आज उससे थोड़ा भिन्न प्रकार का शब्द आ गया। देखिए शब्द में क्या लिखा है, सूडो एलील। सूडो में झूठमूठ का, ये देखिए सूडो एलील। हम इससे पढ़ाएं, जो नोट्स में है इससे पढ़ाएं। इसको हम आसान करने के लिए आपको एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक देंगे, समझाएंगे। आप लोग तैयार हो जाइए और स्क्रीन हम चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, यह एक मेज प्लांट है, ठीक? उसका एक्सपेरिमेंट हम बताने जा रहे हैं। ये मेज प्लांट में डोमिनेंट एलील कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, प्योर प्योर प्लांट है। प्योर होगा तो कैसा होगा? होमोजाइगस। और इसका एलील हो गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब देखो बेटा, ये जो मैंने लिखा है, ये ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में ना आएगा और किताबों में इस तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बहुत अध्ययन करने के बाद बच्चों के लायक ट्रिक्स लाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। लेकिन ऐसा ना लिखे, ऐसा लिखे। और ऐसा कभी आपको प्रश्न में लिखा आ जाए तो क्या समझना, जब जीनोटाइप बटा करके लिखा हो, ऑब्लिक करके लिखा हो, तो इसका मतलब यह है कि ऑब्लिक या बटे के एक तरफ का जीन जितना है या एलील जितना है वह एक क्रोमोसोम पे है, और दूसरी तरफ वाला उसके होमोलोगस पे। बात समझ गए? यानी एबीसी एक, इसको हम लिख रहे हैं एबीसी एक पे है और ये दूसरा एबीसी दूसरे क्रोमोसोम, डबल डबल पेयर में हो गए। इसी चीज को हमने ऐसे लिखा। और लाइन जब भी खींची लिखी आए एग्जाम में, पेपर में, कहीं भी पढ़ते समय, तो आप यही समझिएगा कि इसके ऊपर वाला एक क्रोमोसोम पे, दूसरे वाले दूसरे क्रोमोसोम पे, ऐसा, यही इसका मतलब होता है। अब जो, ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट था, ये अब होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो क्या होगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे। यह गैमिट कैसा बनाएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यह गैमिट कैसा बनाएगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्यों? जितने होमोजाइगस होते हैं वह सिर्फ कितने प्रकार के गैमिट बनाएंगे? एक। क्यों? फार्मूला क्या था? 2 टू पावर n। यहाँ n की वैल्यू क्या थी? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील। यहाँ हेट्रोजाइगस शून्य है ये नहीं, तो n की वैल्यू कुछ हो ही नहीं, तो दो। तो इसका मतलब है एक। एक ही प्रकार के गैमेट बनाते हैं जितने भी होमोजाइगस होते हैं। अब इनके बीच फ्यूजन हुआ, ऐसा। लेकिन फ्यूजन से पहले इस वाले प्लांट पे यूवी रेज अप्लाई किया गया, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके पॉलन पे। मान लिया ये मेल प्लांट है तो पॉलन होगा, ये फीमेल प्लांट है तो एग होगा। अब जब यूवी रेज बनाया गया तो किसी क्रोमोजोम से, जैसे ये एबीसी था, एबीसी किसी एक क्रोमोजोम से बी डिलीट हो गया बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने से जो गैमिट एबीसी बनना था वह दो प्रकार का बना, एसी भी बन गया और एबीसी। यहां से बी हट गया तो एसी रहा एक गैमिट में, और दूसरे गैमिट में एबीसी। अब इस एसी का फ्यूजन एबीसी से हुआ, इसका, तो प्रोजेनी कैसी आई? कैपिटल ए, कैपिटल सी, और दूसरा जीन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यह
आपको F1 मिला। अब F1 ध्यान से सुनो, हम समझा रहे हैं। अब यहां पर एक्सप्रेशन किसका होगा? एक एक्सप्रेशन होगा कैपिटल ए का, यस, डोमिनेंट है तो एक्सप्रेशन होगा क्योंकि ये कंडीशन हेट्रोजाइगस है। और किसका एक्सप्रेशन कंफर्म होगा? कैपिटल सी का। कैपिटल सी डोमिनेंट है और स्मॉल सी के सामने वो एक्सप्रेशन करेगा। जो हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेशन करेगा उसका डोमिनेंट होना जरूरी। डोमिनेंट को कैपिटल से लिखते हैं। अब तीसरा कौन एक्सप्रेशन करेगा? तीसरा करेगा स्मॉल बी। ध्यान दीजिए, तीसरा कौन करेगा? स्मॉल बी। ये कंडीशन कैसी है? हेट्रोजाइगस। नियम क्या कहता है जेनेटिक्स का? हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो भी एक्सप्रेशन करेगा उसको हम डोमिनेंट कहेंगे। इस हिसाब से इस नियम को लागू करने पर स्मॉल बी के एक्सप्रेशन होने के बावजूद इसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। लेकिन यह स्मॉल बी डोमिनेंट नहीं है। यह तो एक्सप्रेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका डोमिनेंट उस जीव में मिसिंग है। यानी कैपिटल बी होता तो उसी का एक्सप्रेशन होता। कैपिटल बी अल्ट्रावायलेट रेज के प्रभाव से क्रोमोजोम से टूट के गिर गया और उसके अभाव में, यानी डोमिनेंट एलील के अभाव में रिसेसिव एलील एक्सप्रेशन कर रहा है। अभाव में, उपस्थिति में नहीं, अभाव में कर रहा। यदि उपस्थिति में करने लगता तो कोडोमिनेंट। अभाव में करेगा तो क्या होगा? एक्चुअल में डोमिनेंट है नहीं, यानी झूठ मूठ का ही डोमिनेंट है। और झूठ मूठ की चीजों को बेटा क्या बोलते हैं? सूडो डोमिनेंट। ये बात समझ गया? झूठ मूठ की चीजों को ही क्या बोलेंगे? सूडो। ठीक। अब हम टॉपिक पे आते हैं। आपको सूडो डोमिनेंट समझ में आ गया। अब हम आपको सूडो एलील पढ़ाने चाहते हैं। ऐसा, ये देखिए, देखिए क्या कह रहा है। सूडो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा और एलील का भी मतलब समझ में आ गया है। एलील का मतलब है एक ही जीन के विभिन्न वैकल्पिक रूप, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। और एक एग्जाम्पल और लिखा हमने, आई ए, आई बी और आई जीरो। यहाँ एक ही जीन के तीन रूप हैं तो मल्टीपल एलिलिज्म हो गया, जो कल पढ़े थे। फिर आया कि एलील बनते ही कैसे हैं जीन से, तो आंसर हुआ कि एलील म्यूटेशन से, उसी जीन में म्यूटेशन से बनते हैं। तो जो ओरिजिनल होता है उसको हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड। जो ओरिजिनल होगा वो प्रदर्शित होगा तभी तो हम जानेंगे, ये तो जान ही नहीं पाएंगे। उसको बोलते हैं डोमिनेंट। और सिंबल जो उसका होता है या तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस प्लस साइन से। जो वाइल्ड में परिवर्तन होने से होगा उसका परिवर्तन का नाम होगा म्यूटेशन। इसलिए इसके रिजल्टेंट को यानी परिणाम को म्यूटेंट बोलते हैं। म्यूटेंट एक्सप्रेशन में कैसा होगा? रिसेसिव। इसीलिए सेंटेंस है मोस्टली म्यूटेशंस आर रिसेसिव इन नेचर। यहाँ म्यूटेशन का मतलब नेचुरल से है। म्यूटेशन भी मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस, प्राकृतिक को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होते हैं वह एक्सप्रेशन में रिसेसिव होता है। और इनको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दो बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि हर जीव में क्रोमोसोम का दो सेट है और जीन क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि आपको एलील समझ में आ गया। फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए था सूडो डोमिनेंट, समझ में अभी पीछे समझाए थे। ये बातें समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में आके लिखो बेटा कि आपको एलील और सूडो डोमिनेंट समझ में आया। बोलिए काजल, शीलम वर्मा, रजनी, सरिता, शैलेंद्र, गौतम, बिमला, जूली। बोलो भाई, आप लोग आंसर दो। ये बातें आप लोग समझ में आई? सर मैं कुवैत में हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बात सही है। तो अपना नाम भी बताओ। काजल को समझ में आ गया, सरिता को समझ में आया। 4908 कुवैत से बोल रहे हैं। बताओ बेटा अपना नाम, कुवैत वाला नाम बताओ। कुवैत वाला नाम बता दो जल्दी से। ज्योति आर्या। ठीक। कुवैत से ज्योति, ज्योति का मतलब तो
प्रकाश है, प्रकाश फैलाइए। इतनी बातें यदि आपको समझ में आई तो ये बातें हमें लगता है बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आप सबके सामने, 2 मिनट का काम है। फिर आपको जो पूछना होगा आपसे पूछिएगा। ये देखिए, लिखा है सूडो एलेलिज्म, बोल्ड लेटर में लिखा है बेटा, ये देखिए, सूडो एलेलिज्म इज ए स्टेट इन विच टू जीन्स विथ सिमिलर फंक्शंस, दो जीन होंगे दोनों के समान काम, are located so close to one another on a chromosome that they are genetically linked। ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक क्रोमोसोम से, थोड़ा सीधी लाइन नहीं खींची, हम सही कर देते हैं। यह एक क्रोमोसोम, और यहाँ पर दो नजदीक में हम थोड़ा डिफरेंस रखे हैं। आंख से वो डिफरेंस नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। ये दो जीन, ये दो लाइन का मतलब दो जीन है। ये जीन 1 है और इधर वाला जीन 2 है। ये इतने लिंक्ड है कि ये सेपरेट नहीं होते, और ये दोनों जीन मिलकर एक ही फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जीन है, एलील नहीं। एलील होते तो कैसे होते? यह एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये उनका सेंट्रोमियर। एक जीन यहाँ होगा, मान लीजिए कैपिटल है, तो इसका एलील यहाँ स्मॉल है, यानी 2 पे होता है। ये तो एक ही जीन, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन है, इतने नजदीक नजदीक। दो जीन है, सिमिलर इफेक्ट से हैं, सिमिलर फंक्शन है इनका, लेकिन इतना नजदीक है, इतना क्लोज है कि लिंक्ड हो गए हैं। बताया ना, डिस्टेंस घटने से लिंकेज बढ़ता, जीन के बीच डिस्टेंस बढ़ाने पर लिंकेज घटता, ऐसा। तो जब लिंकेज बढ़ जाएगा तो इनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, यानी ये अलग नहीं होंगे, ऐसा। अगला पॉइंट कहते हैं कि ये जो टर्म है सूडो एलेलिज्म का, वह किसने दिया? मार्गन ने। और कब दिया? 1928 में। किसके साथ? लेविस के साथ, मार्गन एंड लेविस। दिस मीन्स, सूडो एलेलिज्म का मतलब, दिस मीन्स दैट टू जीन्स, दो जीन, वास्तव में वो जीन है, एलील नहीं है। एलील के नजर देंगे तो झूठे हैं। सूडो एलील्स आर नियरली ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर। ये सदैव, ऑलवेज मतलब सदैव, एक साथ, इनहेरिट यानी अनुवांशिकता में जाते हैं माता पिता से संतान को। सिंस टू जीन्स हैव रिलेटेड फंक्शंस, इसलिए इन दोनों का संबंधित कार्य हो जाता है। और दे में अपीयर टू एक्ट एज ए सिंगल जीन, और ये एक्शन में लगता है कि एक ही जीन है, जबकि इनकी संख्या 2 है। बात समझ गए होंगे कि दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे इतने लिंक्ड हैं और इनका फंक्शन इतना सिमिलर है, रिलेटेड है, कि ऐसी फीलिंग आती है पढ़ने वाले को कि एक ही जीन है। जबकि हम पढ़ते क्या है कि एक जीन के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पे लग रहा है कुछ समझाने की कोशिश करेगा। इन ए रेयर केस, ये बहुत ही रेयर होता है, टू लिंक्ड सूडो एलील्स कैन बी सेपरेटेड, बहुत ही रेयरली, बिकॉज देयर इज नो मोर डिस्टेंस बिटवीन दीज जीन्स। इन जीन के बीच बहुत डिस्टेंस नहीं होता, और जब तक डिस्टेंस नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं। और रिकम्बाइंड सेपरेशन किस बात के लिए होता? रिकम्बाइंड, नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। वन हाइपोथेसिस इज दैट, एक परिकल्पना है, विचार है, क्या है? सूडो एलील्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जीन डुप्लीकेशन, कि एक जीन रहा होगा, उसी का वहां डुप्लीकेशन हो गया, तो सूडो एलील बन गया। एंड डुप्लीकेटेड जीन कैन अंडरगॉन जीन इवोल्यूशन टू डेवलप न्यू फंक्शन, और वो जो डुप्लीकेटेड जीन था वह इवोल्यूशन में नए फंक्शन को एक्वायर करने लगा, ऐसा। गुण कहाँ कहाँ है इसके? सूडो एलील के गुण क्या बताया जा रहा है? दीज आर क्लोजली लिंक्ड, पहला पॉइंट तो यही था। विद इन विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, हो सकती है, लेकिन कब? जब ये दूर हो। जब तक ये लिंक्ड रहेंगे क्रॉसिंग ओवर
नहीं होगी। दे अफेक्ट द सेम कैरेक्टर, लिंक्ड होने से इनके फंक्शंस रिलेटेड हो जाते हैं और ये अफेक्ट करते हैं एक ही गुण को। तो ये तो रहा बेटा सूडो एलील के बारे में। और हम इससे मिलता जुलता आपको यहाँ बताए थे सूडो डोमिनेंस के बारे में। सूडो डोमिनेंस की खोज किसमें की गई थी? मेज में। और जिसने किया था उसका नाम है बटलर, एल जे बटलर। बटलर ने सूडो डोमिनेंस के खोजा था। सूडो डोमिनेंस क्या समझाया गया था? डोमिनेंट एलील के अभाव में यदि रिसेसिव एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे तो उस रिसेसिव एलील को हम सूडो डोमिनेंट बोलते हैं। क्योंकि वो रिसेसिव है, उसको डोमिनेंट हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेशन करने के कारण बोल रहे हैं। लेकिन सूडो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर डोमिनेंट एलील उपलब्ध नहीं था। ये तो रही आज की बात। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आया। और दूसरी बात ये बताइए कि कोई चीज ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं? सर एक क्वेश्चन छूट गया जूली का। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। सर स्मॉल बी ने भी क्यों एक्सप्रेशन किया है, स्मॉल ए और सी क्यों नहीं? इस पर यूवी रेज का इफेक्ट नहीं पड़ता क्या सर? ध्यान से सुनो सब लोग इस सवाल का जवाब। इन्होंने कहा, पहला सवाल के दो सवाल है कि स्मॉल बी ही यहाँ एक्सप्रेशन क्यों किया? क्योंकि कैपिटल बी उपलब्ध नहीं है। दूसरा सवाल क्या बनेगा? कैपिटल बी उपलब्ध क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डिलीशन म्यूटेशन, वो चेन से डिलीट हो गया। अगला सवाल, डिलीट क्यों हो गया? रेडिएशन के कारण, कट के गिर गया। अब इनका दूसरा सवाल कि सर ए और सी पे यूवी का इफेक्ट नहीं पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन हम जो एग्जाम्पल लिए हैं उस पे बी पे पड़ रहा है, यह हम दिखाने की कोशिश की। ठीक, ये ए बी सी हमने माना हुआ है जिनका नाम, प्रभाव हम ए पे भी दिखा सकते, बी पे भी दिखा सकते, सी पे भी दिखा सकते। ऐसा बोलिए, जूली का सवाल समझ में आया? बताइए। मैं अभी जूली के क्वेश्चन का आंसर दिया हूं, सबको समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में लिखा था। और किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। बताओ बच्चा लोग। और किसी कुछ पूछना है? चलिए, समझ में आया, बहुत अच्छी बात। और किसी कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना हो तो बोलिए कमेंट बॉक्स में, हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।